हेलो फ्रेंड्स, आरकेपी स्टडी प्लस में आपका पुनः स्वागत है। और हम लोग आज की अपनी क्लास में संविधान हमारा टॉपिक चल रहा था और संविधान में ही हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पार्लियामेंट, संसद के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो संसद में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार समरी कर लेते हैं। और समरी करने से पहले आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की आपको करना है। चलिए अब हम देखते हैं अपने सेशन में कि हम लोगों का टॉपिक कहां तक हो चुका था। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने ये सब चीजें हो चुकी थी। एक मिनट, यहां से आते हैं। यहां से हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होता है, आज का टॉपिक। और बाकी की पिछली क्लासेस जिसने नहीं देखी है तो वो पिछली क्लासेस पर विजिट करें और देखे जाकर उसको जो है। ठीक है, तो अब इस वाले में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नकाल, शून्यकाल, आधे घंटे की बहस, 2 घंटे की बहस, धन्यवाद प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। इन प्रस्तावों को हम लोग सब चीजों को समझेंगे आज। और दूसरी बात कि हमने ये बताया इसमें है अनुच्छेद 111 का बी का फर्स्ट में क्या बताया है कि सदन की कार्यवाही, सदन को कार्यवाही के नियम तय करने के लिए क्या होगा, संसद कार्यवाही के नियम निर्मित करने का अधिकार होगा सदन को। ठीक है, सदन को कार्यवाही का समय जैसे मान लीजिए 11 से 6 है तो यह सदन निर्धारित करेगा। जैसे लंच का टाइम है 1 से 2 तो यह सदन निर्धारित करेगा। तो इस तरीके की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, हैबिटें होती हैं जिनको सदन के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है और यह एक प्रक्रिया के माध्यम से ही चलती हैं सभी चीजें। ठीक है, हम आज समझ रहे हैं, फिर से हम बता रहे हैं आपको कि आज संसद की कार्यवाहियों के बारे में समझेंगे कि संसद में कोई बिल पास होता है तो कैसे पास होता है, और सदन सत्र में होता है तो चलता है तो कैसे सदन चलता है। इन सब चीजों को आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि पहला प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रश्नकाल सबसे पहला जो घंटा होता है वो प्रश्नकाल का होता है। प्रश्नकाल हमने आपको क्या बताया कि हमने सबसे पहले तो आपको यही बताया कि कार्यवाही का समय 11 बजे से होता है और 11 बजे से जो स्टार्ट होता है समय वह प्रश्नकाल का स्टार्ट होता है। प्रश्नकाल भारत की ही देन है, सॉरी, प्रश्नकाल भारत की देन नहीं है, सॉरी। प्रश्नकाल 1892 से, यानी ध्यान रखिएगा 1892 से प्रश्नकाल की शुरुआत हुई है, ये बात ध्यान रखेंगे। 1892 से प्रश्नकाल की शुरुआत हुई। इस दौरान सदन के मंत्रियों, इस दौरान सदन के सदस्य मंत्रियों से बिना कारण बताए प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए, हम आपको बताएं कि इसमें होता क्या है कि इसमें सदन का कोई भी सदस्य और मंत्रियों से किसी भी प्रकार का मौखिक रूप से प्रश्न पूछ सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, मौखिक रूप से प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के पूछे जा सकते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं तो आपको ये भी जानना है। एक तो तारांकिक होता है, अतारांकिक होता है, अल्प सूचना प्रश्न होते हैं। तो इस तरीके से 3 प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तारांकिक क्या होता है, तारांक लगा होता है, जैसे जिन जिन क्वेश्चनों में, प्रश्नों में तारांक लगा होता है तो ऐसे प्रश्नों को तारांकिक प्रश्न कहते हैं। और वहीं पर जिन प्रश्नों में तारांक नहीं लगा होता है उनको हम क्या कहते हैं, अतारांकिक प्रश्न कहते हैं। समझिएगा, उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, ये बात समझिएगा। उत्तर कैसा दिया जाता है, तारांकिक में उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा तो हमने मौखिक रूप से बता दिया आपको, लिखित रूप में नहीं। वही अतारांकिक प्रश्न का मतलब हुआ कि इनका उत्तर लिखित रूप में दिया जाना होता है और 10 से 21 दिनों में उत्तर देना होता है। ये इसकी टाइम लिमिट है कि 10 से 21 दिन में तुरंत नहीं देना है, कोई जरूर नहीं तुरंत दीजिए आप आंसर। 10 से 20 दिन का यानी 21 दिन का समय ले लीजिए, देना आप बताइए आराम से, तो आप पूरा लिखित रूप से ब्यौरा देंगे। ये सूचना के लिए होता है। अब देखिए तीसरा, देखिए अल्प सूचना के प्रश्न, ये अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के प्रश्न होते हैं। इनको बात समझिएगा, अति आवश्यक प्रश्न होते हैं और यह सार्वजनिक महत्व के सबसे प्रमुख मुद्दे होते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक महत्व का मतलब है कि जनता के लिए सबसे प्रमुख मुद्दे होते हैं, पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर 3 से 10 दिनों में दिया जाता है और यह मौखिक रूप से आंसर दिया जाता है। ठीक है, अब ये हमने आपको इसमें मेंशन कर दिया है, प्रश्नकाल की शुरुआत 1892 से हुई थी, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इस तरीके से ये बात क्लियर हुई। तो ये तो आपने समझा कि प्रश्नकाल के बारे में। अब हम लोग आते हैं, ये इसका समय रहता है 11 से 12।
ठीक है, ये प्रश्नकाल होता है 11 से 12। फिर उसके बाद शून्यकाल आता है। शून्यकाल का समय होता है 12 बजे से स्टार्ट होता है। और हमने क्या बताया था, लंच आपको 1 से 2 बताया था, तो 12 से 1 का समय जो होता है, हाँ चलिए शून्यकाल पर आते हैं। और शून्यकाल का काल होता मतलब जो है ये, लेकिन ऐसा नहीं है, शून्यकाल कभी कभी बहुत लंबा खिंच जाता है। वैसे तो 1 घंटे का समय रहता है, लेकिन जैसे हम लोगों ने ओम बिड़ला की लोकसभा अध्यक्ष पिछली बार कौन थे, ओम बिड़ला, तो अब ओम बिड़ला की अध्यक्षता में ही आपने देखा कि शून्यकाल 3-3 घंटे तक चला। ये भी आपको पता चलता है कि शून्यकाल का समय तो वैसे रहता है 12 से 1, लेकिन यह कभी कभी लंबा खिंच जाता है। एक चीज ध्यान रखेंगे, यह शून्यकाल भारत की ही देन है, ये बात ध्यान रखेंगे, भारत की देन है शून्यकाल, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जो शून्यकाल का नाम जो दिया है या भारत की मीडिया के द्वारा दिया गया है, मीडिया के द्वारा दिया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे, मीडिया के द्वारा दिया है यानी प्रेस के द्वारा दिया गया है यह नाम शून्यकाल। 1962 के मानसून सत्र से इसका प्रारंभ हुआ, मीडिया के द्वारा शून्यकाल का नाम दिया गया। तो आपको थोड़ा कुछ फैक्चुअल डाटा है जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, 1962 से मानसून सत्र से इसका प्रारंभ हुआ, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से ये बात पता चली। फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करें कि मंत्रियों को पूर्व सूचना दिए बिना प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे मंत्रियों में भय उत्पन्न करने का समय भी कहा जाता है, आतंक उत्पन्न करने का समय भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे जब आपका शून्यकाल आता है, तो इसमें जो मंत्री होते हैं और सदन में सदस्य होते हैं, तो सदस्य क्या करते हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछते हैं सब मंत्रियों से। तो अब इसमें मंत्रियों को जैसे इसमें सूचना दिए बिना, जैसे मान लीजिए अभी सूचना हम दे दें आपको कि हम आपसे ज्योग्राफिकल का टाइम स्केल पूछेंगे, तो ज्योग्राफी का टाइम स्केल आप पढ़ के आएंगे। और यदि हम आपसे अचानक में पूछ दें कोई क्वेश्चन, देन आप जो है शॉक्ड रह जाएंगे, कहेंगे कि कहां से गुरुजी ने पूछ दिया, तो इस तरीके से आपको दिक्कत होगी। तो वही चीज है कि यहाँ पर मंत्रियों को पूर्व सूचना दिए बिना प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको मंत्रियों में भय उत्पन्न करने वाला काल भी कहा जाता है। इसको आतंक काल भी कहा जाता है, आतंक मतलब ठीक है। तो ये सब कुछ नाम है इसके, याद रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए, ये तो शून्यकाल के बारे में आपने समझा। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम लोग समझते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आधे घंटे की बहस देखिए, जिन प्रश्नों पर प्रश्नकाल के दौरान उत्तर दिया जा चुका है, उस विषय पर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को अंतिम आधे घंटे में, जैसे मान लीजिए 6 बजे तक चली संसद, तो 6 बजे में 5:30 पर क्या होगा, आधे घंटे में चर्चा की जा सकती है इन विषयों पर। तो इसी के लिए आधे घंटे की बहस लास्ट में रखी जाती है। तो इस तरीके से ये आपको पता चला। फिर उसके बाद 2 घंटे की बहस को भी हम लोग समझ लेते हैं कि 2 घंटे की बहस का मतलब क्या है। इसे अल्प अवधि की बहस भी कहते हैं। लोक महत्व के प्रश्न उठाए जाते हैं जिस पर अधिकतम 2 घंटे की चर्चा हो सकती है। ये बात ध्यान रखेंगे। इस पर लोक विशेष मतलब लोक महत्व का मतलब होता है कि जैसे ऐसा मुद्दा, जैसे मान लीजिए लोक महत्व का मुद्दा का मतलब है कि जैसे जिससे समाज का विकास हो, जिससे भारत का डेवलपमेंट हो, ऐसे मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यह 1953 से प्रचलन में है, ये बात ध्यान रखिएगा। सप्ताह में 2 दिन निश्चित कर दिए जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ये बात ध्यान रखेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही यह निर्धारित किया जाता है, ठीक है। इतनी बात अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव देखते हैं। राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है जिसमें सरकार की नीतियों एवं कार्यों का वर्णन होता है। देखिए, धन्यवाद प्रस्ताव का मतलब है कि दोनों सदनों में क्या होता है कि राष्ट्रपति क्या करता है, अपना भाषण देता है, और भाषण के दौरान क्या होता है, सदन को संबोधित करता है जिसमें सरकार की नीतियों एवं कार्यों का वर्णन होता है सब पूरा। तो राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है कि मतलब हाँ, ये आपने क्या किया तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके की चीजें जो है धन्यवाद प्रस्ताव में आता है। और धन्यवाद प्रस्ताव के बाद समझते हैं हम लोग चीजें हैं, यहां से थोड़ा क्रिटिकल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मतलब है कि किसी विशेष मुद्दे पर
किसी सदस्य के द्वारा मंत्री को ध्यान आकर्षित करने के लिए जो किया गया प्रयास, देखिए क्या होता है, यह एक भारतीय खोज है। पहली बात तो ये समझेंगे, जिसका विकास 1954 में किया गया था। ये बात ध्यान रखेंगे, 1954। सदन का कोई सदस्य अति महत्वपूर्ण विषय पर मंत्रियों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि मतलब अगर कोई विशेष महत्व का है और उस पर मंत्री ध्यान नहीं दे रहे तो कोई सदस्य सदन का उनको ध्यान दिला सकता है कि देखिए ये जो है ज्यादा महत्व का विषय है। तो इस तरीके से ध्यानाकर्षण किसी भी प्रस्ताव पर किया जा सकता है। तो ये बात पता चली। फिर उसके बाद आप समझते हैं कि स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव का मतलब है कि देखिए यह प्रस्ताव तब लाया जाता है जब किसी अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा की आवश्यकता हो। यह प्रस्ताव लोकसभा में तभी माना जाएगा जब कम से कम, देखिए यहां पर समझिए, लोक महत्व का कोई विषय है और उस पर चर्चा करनी है, तो उसके लिए क्या होता है कि स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है और फिर उसके बाद उसकी चर्चा की जाती है कि सपोज दैट कि मान लीजिए सरकार ने कोई घोटाला किया है या कुछ ऐसा किया है जिससे सरकार के बहुमत की परीक्षण की आवश्यकता है, तो वहां पर स्थगन होता है। स्थगन के बाद क्या होता है कि जैसे 50 सदस्य अगर लोकसभा में कहते हैं तो एक बार बहुमत होगा, वहां पर बहुमत सिद्ध करने की बात आती है। और यही बहुमत सिद्ध करने की बात अगले पॉइंट में आता है, निंदा प्रस्ताव आ जाता है अगले पॉइंट में। तो यह लोकसभा में किसी भी मंत्री या कुछ मंत्री या सभी मंत्रियों की आलोचना के लिए। अब यह सब एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि मान लीजिए किसी एक मंत्री की निंदा करनी है, या मंत्री का मतलब ही है कि जैसे मान लीजिए कोई मंत्री है तो इसका मतलब है सामूहिक लोकसभा। ठीक है, अब उसके बाद जैसे मान लीजिए किसी मंत्री की आलोचना करनी है या पूरी मंत्रिपरिषद की आलोचना करनी है, तो उस कंडीशन में आलोचना की गई और वह आलोचना वास्तविकता में सही है, और फिर उसके बाद मान लीजिए सपोज दैट कि 50 सदस्य एक साथ हो जाते हैं और फिर उसके बाद एक प्रक्रिया स्टार्ट होगी, यानी वोटिंग होगा लोकसभा में। लोकसभा स्पीकर के द्वारा वोटिंग कराई जाएगी और यदि वोटिंग में क्या होता है, वोटिंग में, और इसके बाद का एक देखिए अभी हम एक बार और देखेंगे अविश्वास प्रस्ताव। हाँ, तो ये भी उसी से संबंधित है। तो वोटिंग होती है और वोटिंग में यदि सदन अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाता है देन सरकार चली जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसी की चर्चा हम लोग आगे देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव में। अविश्वास प्रस्ताव क्या है? या प्रस्ताव लोकसभा में विपक्ष के द्वारा सरकार के बहुमत का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। अगर बहुमत नहीं सिद्ध कर पाई सरकार तो सरकार चली जाएगी। इसे प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा में 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। तो ये बात पता चली। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीजें थी जो आपने समझी। फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि जैसे विश्वास में लाने के लिए क्या कर सकती है सरकार, अपनी सदस्यों को अपने पक्ष में लाने के लिए, कहने का मतलब, तो उसके लिए अपना जो है अपनी बातें कहेगी सरकार और बताएगी कि हाँ ये कमियां थी या ये अच्छाइयां हमारी हैं, तो इस तरीके से हमारे साथ ही रहिए। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब जो है, जब सरकार के पक्ष में मत आए तो विश्वास प्रस्ताव, और सरकार के पक्ष में मत ना आए और विपक्ष में मत चला जाए सब पूरा बहुमत, तो आप चलिए समझ जाइए कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। ठीक है, तो ये बात इधर क्लियर हुई। यह लोकसभा में सरकार द्वारा लाया जाता है, चर्चा के अंत में मतदान होता है और यह मतदान में पारित हो जाए तो सरकार का कार्यकाल बना रहता है, और मतदान में अगर नहीं होता है तो सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाता है उसी समय से। ये बात एकदम क्लियर हुई। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने एमसीक्यू सेशन पर। अब देखिए यहां से आप लोग जो है क्या करेंगे कि अब जैसे हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं, अब ये 10 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है जिन पर आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से आंसर बताइए इसका, और फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको है। ठीक है, इसको पॉज कर लीजिएगा आप लोग सभी लोग, स्क्रीन को पॉज करेंगे। देखिए इसको समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इससे कई क्वेश्चन तैयार होते हैं, इसीलिए हमने इसको इंक्लूड किया है। तो आप देखिए, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। तो देखिए धन विधेयक के बारे में अगर हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है, तो यह एक हम 7-8 मिनट का एक सेपरेट लेक्चर बना देंगे जिसमें आपको पूरा एकदम बहुत अच्छे से समझा देंगे। लेकिन आप थोड़ा बताना चाहेंगे हम आपको
कि धन विधेयक और वित्त विधेयक, धन विधेयक जो होता है उसमें राज्यसभा बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो इसमें जो पॉइंट कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। देखिए, राज्यसभा क्या कर सकती है, ग्रांट्स की मांगों पर, अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। बात आपकी ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता, चर्चा हो सकती है, चर्चा काहे नहीं होगी। तो इसलिए ये पॉइंट आपका गलत है, ये पॉइंट गलत है। तो इसमें सही क्या होगा, एक और दो दोनों सही होंगे। तो इस तरीके से इसमें दो ऑप्शन, एक और दो, दो, ये इस तरीके से आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये बात क्लियर हुई। अब देखिए स्क्रीन पर आपकी दूसरा क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, बताइए क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, ये बात समझिएगा। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। देखिए, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब बताइए, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, अब इसमें से सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, हम हमको बताइए। बाकी कोटेशन सब गलत नहीं है, वो सब सही है, लेकिन हमको ये बताइए कि एप्रोप्रिएट क्या होगा। भाई संसदीय प्रणाली का मतलब क्या है, हमको ये बताइए, संसदीय प्रणाली का मतलब क्या है। तो संसदीय प्रणाली का मतलब है कि जहां पर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, क्या लोकसभा, तो ये बात ध्यान रखेंगे, यही है संसदीय प्रणाली की सरकार। तो ये ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसमें सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, ये तो आपने समझा दूसरा। आप समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। आप ये क्वेश्चन बताइए, 10+2 में पूछा गया है, लोक लेखा में कितने सदस्य होते हैं, बताइए जल्दी से, लोक लेखा में कितने सदस्य होते हैं। देखिए, इसमें हम आपको बताएं कि इसमें 22 सदस्य होते हैं, इसमें 15 सदस्य और प्लस 7 सदस्य। ठीक है, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट रहता है, 15 और 7, और ये तो हो गए लोक लेखा, और ये प्राक्कलन समिति। अगर क्वेश्चन पूछे प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो आप बताएंगे 30, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इस तरीके से ये बात क्वेश्चन क्लियर हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे इसमें सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। देखिए, लोकसभा में एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था, हम आपको ये तो क्वेश्चन बताएंगे ही, इसमें आपका सही आंसर जो है वो अनुच्छेद 331 है, लेकिन कुछ चीजें और समझेंगे इसके बारे में। जैसे मान लीजिए क्या है कि 104वां 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2020 में जो किया गया था, इसमें लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया। जैसे लोकसभा में 2 सदस्य होते थे और विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 1 सदस्य एंग्लो इंडियन होता। जैसे मान लीजिए विधानसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें, यूपी की सीटें हैं 403 और प्लस 1 होता था एंग्लो इंडियन। तो इस तरीके से 403 प्लस 1 होता था। अच्छा, इसको खत्म कर दिया गया, तो इसको 2020 में खत्म कर दिया गया। और वही हाल है कि 552 टोटल सीटें होती थी, जिसमें 550 और प्लस 2 एंग्लो इंडियन, तो इनको खत्म कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये खत्म कर दिए गए हैं एंग्लो इंडियन, लेकिन इनका प्रावधान जो है आर्टिकल 331 में था। ये बात ध्यान रखिएगा, 331 में। पांचों क्वेश्चन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रक्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है बहुमत के शासन को,
सरकार में स्थिरता को, सामान्य राजनीतिक सोच को, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। जल्दी से इसमें दिमाग लगाइए और हमको बताइए जल्दी से, कमेंट्स करेंगे, कमेंट्स। देखिए, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को, ये बात ध्यान रखेंगे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन प्रक्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद राज्यसभा में राज्यों को स्थान किस प्रकार दिए जाते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, किस प्रकार दिए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया, उनकी जनसंख्या के अनुसार समान रूप से जनसंख्या और आर्थिक स्थिति के आधार पर, वर्तमान आर्थिक स्थिति के आधार पर बताइए, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया है। आप सभी स्टूडेंट जल्दी से आंसर देंगे। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया है। देखिए, जनसंख्या के आधार पर किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा, जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात पता चली। फिर उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और देखेंगे, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो आप बताएंगे लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी से बताइए। लोकसभा के महासचिव की मतलब नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, या लोकसभा अध्यक्ष करता है, या उपाध्यक्ष करता है लोकसभा का, या शासक दल का नेता करता है, बताइए जल्दी से। देखिए, इसमें हम आपको बताएं कि लोकसभा के महासचिव की जो नियुक्ति करेगा वो अध्यक्ष करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ये बात ध्यान रखेंगे, लोकसभा स्पीकर, ठीक है। और उसके बाद हम आपको एक चीज और बता दें कि लोकसभा स्पीकर को, आपको ध्यान रखना है, लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, ये हम आपको बता दें कि एक्चुअली इसके लिए एक प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर का पद बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसका काम होता है लोकसभा अध्यक्ष, और इनकी सबकी नियुक्ति करने के बाद यह पद स्वतः ही खत्म हो जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा की जाती है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा, ठीक है। और यह पद स्वतः ही खत्म हो जाता है जब जो है अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है, तो इस तरीके से ये बात ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8वां, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन अभी समझेंगे, संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित, वित्त विधेयक से संबंधित, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। सबसे इसमें बताइए कौन सा सही होगा, जल्दी से बताएंगे। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, तो ध्यान रखेंगे साधारण विधेयक, सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी के संबंध में, तो ये आपको याद रखना है, सिंपल मेजोरिटी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, बताइए। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जल्दी से बताएंगे। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, बताइए। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोकतंत्रात्मक, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, अर्ध लोकतंत्रात्मक। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो आप ध्यान रखेंगे इसमें, जल्दी से बताइए। इसमें देखिए संसदात्मक, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये पॉइंट आपको याद रखना है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो संसदात्मक जो है शासन प्रणाली जो है अपनाई गई है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात पता चली। बाकी हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो वहां से आप लेक्चर देख सकते हैं। चलिए, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, बताइए इसमें क्या सही होगा। ये बहुत आवश्यक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है,
एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। बताइए, देखिए इसमें सही ऑप्शन होगा 2 बार। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, 2 बार की बात कही गई है, लेकिन परंपरा क्या है? परंपरा क्या है ये समझिए। परंपरा है 3 बार। ठीक है, 3 बार होता है, एक जून माह में, एक जुलाई अगस्त में, एक नवंबर माह में, एक जनवरी माह में बजट सत्र कहा जाता है, फिर उसके बाद जनवरी माह में, फिर उसके बाद जुलाई, जून जुलाई जुलाई वाले महीने, जुलाई अगस्त वाले में, और उसके बाद फिर नवंबर वाले महीने में। तो इस तरीके से 3 प्रकार से 3 बार 3 सत्र होते हैं। तो ये परंपरा है, जबकि संविधान में ऐसा वर्णन नहीं है परंपरा का। संविधान में 2 बार मिनिमम, अधिकतम 2 बार, मतलब कहने का मतलब अधिकतम नहीं, सॉरी, मतलब कहने का मतलब साल में कम से कम 2 बार तो होनी ही है। तो ये बात करी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके जो है आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो इस तरीके से सभी स्टूडेंट ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।